तो आज हम जो है देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही थोड़ा सा पार्ट को कंप्लीट करते हैं। और एक पूछता है आपको ट्रेड के बारे में, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड या फेवरेबल ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन ऑन कर दीजिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ओ, मैं म्यूट था। हाँ, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका, इसके बारे में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसका फैक्टर्स क्या है। एरर्स एंड ओमिशंस के बाद नेक्स्ट आएंगे हाँ, मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। हाँ, ये वाला ऊपर एबीसी में जाइए। हाँ हाँ, यही रुकिए, हाँ यही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि हमारा इकोनॉमी अगर मान लीजिए वीक है, मान लीजिए इकोनॉमी क्या हो सकता है कि जैसे हमारे देश की मतलब पॉपुलेशन है उसको। तो अब देखिए, हम ये कह रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ किस तरह से आएगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन तो पूछेगा रोल ऑफ मनी इन सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कभी दो में पूछता है, कभी तीनों में पूछ देता है, मतलब ठीक है। उस पे आपका डिस्कशन हम कर चुके हैं। उसके बाद कैश बैलेंस अप्रोच और जो है ट्रांजैक्शन अप्रोच, उससे मनी का जो मेथड है, मतलब थ्योरी ऑफ मनी, उससे आ सकता है। उसके बाद तीसरा जो होगा पब्लिक, तीसरा जो है आपका, हम बताए थे आप लोगों को कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का रीजन पूछता है, वो डिस्कशन किए हैं। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। उसके बाद बैलेंस ऑफ पे, उसके बाद आपका जो ये सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में मतलब ही होता है मनी के बारे में आपको जानना, ठीक है। तो ये एक तरह से जनरल नॉलेज भी है कि यू शुड नो अबाउट, जैसे कि हम बताए कि आपका एक दो क्वेश्चन पूरा फिक्स रहता है, उसको आप अच्छे से कर लेंगे तो वो तो अच्छे से लिख ही लेना है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या किस तरह से इसको, मतलब कि टेक्निकल फंक्शन है, क्या इसका डिफरेंट डिफरेंट काम है। तो इस तरह से वो आपका शुरू में मैं जितना क्वेश्चंस बता रहा हूँ, करीब 10 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, 10 में आपको 5 बनाना है, ठीक है। तो आइडियली देखिए, रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक ये तो पढ़ ही लीजिए, और मैं एज्यूम करता हूँ कि 100% इसको अटेम्प्ट लेना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, और ये आपको ये आना भी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज सजा के लिखेंगे, ठीक है, और अंडरलाइन कर देंगे जैसा आप लोग लिखेंगे, तो थोड़ा सा कि हाईलाइट करते हुए, जिससे कि वो लोगों को पता चल जाए कि हाँ क्या क्या लिखा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या करना है कि आपका जो आरबीआई का वेबसाइट है उससे मदद ले लेंगे कि रिसेंटली क्या चल रहा है। जैसे कंक्लूजन करना है तो करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has made recently different changes in monetary policy as well as fiscal monetary policy as well as policy rates। उसमें फिर आप लिख सकते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इतना बढ़ाया, इतना घटाया। ये आपको रिसेंट की बात करता हूँ, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे या उससे एक रात पहले या एक या दो दिन पहले आप तैयार कर लीजिए कि भाई आरबीआई की वेबसाइट हमने देख लिया है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट का डेटा अगर आप लिखेंगे और उसको अगर आप मेंटेन करेंगे, तो होगा क्या कि आंसर चेक करने वाला अगर बहुत अच्छे से चेक करता है तो वो आपको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है कि अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। क्योंकि रिसेंट चीज लोग देखना चाहते हैं, वही ट्रेडिशनल बात तो किताब से या कहीं कहीं से लोग लिखते ही हैं। रिसेंटली अगर आप उसको एड्रेस करते हैं कि करंटली ये हो रहा है इकोनॉमी में, तो वो एक अच्छा आंसर माना जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से वो देख लेना है। उसके बाद मैं बताया था हेक्सर ऑलिन थ्योरी, जो कि आपका वो आता है ठीक है कि जिसमें कि हमने बताया था कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव मार्केट के बारे में, जो जिस वस्तु का मतलब कि एक्सपर्ट है उसका प्रोडक्शन करेगा और उसके अनुसार एक्सपो जो है ट्रेड करेगा। उसका ग्राफ भी बनाए थे। अगर उससे क्वेश्चंस आता है, जिस जिस क्वेश्चंस को मैंने ग्राफ या डायग्राम या पॉइंट बताया हूँ, वो सब थोड़ा सा, ये फॉर्मूला भी है मैथमेटिकल, जैसे एम बी इक्वल टू पी टी, वो मनी मॉनेटरी थ्योरी में, वो सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आई थिंक ये मटेरियल जो है आपके ग्रुप में भी मैक्सिमम होगा, अगर आप डिलीट नहीं किए होंगे व्हाट्सएप से तो ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में मैं मतलब कि देखिए होता है क्या कि अभी एक फ्लो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शिवम ये ठीक है, आप लोग जितने लोग हैं उसी को मैं बता दे रहा हूँ। वो अटेंडेंस मॉनिटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में है, तो उसको जो है कर्ज लेके या किस तरह से हम चाहेंगे कि रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है, जैसे कि वो बैलेंस हो, तो मॉनेटरी मेजर्स लिया जा सकता है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दोनों पॉलिसी के बारे में आप जान रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ये सब को एडजस्ट कर सकता है। फिस्कल पॉलिसी में भारत सरकार जो है टैक्स को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। और इस तरह से जो है आपका फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को, डिसिक्विलिब्रियम को करेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड जाइए। अब देखिए दूसरा है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। देखिए एक्सचेंज रेट, जैसे हम लोग कोई भी चीज को बढ़ना घटना बोलते हैं, जैसे इन्फ्लेशन में बता रहा था आप लोग को, लेकिन एक्सचेंज रेट में दो टर्म यूज होता है, एक है डेप्रिसिएशन, दूसरा है एप्रिसिएशन। जैसे मान के चलिए $1 का वैल्यू 60 रुपीज है और $1 का वैल्यू 60 से 70 हो जाता है, इसका मतलब है इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अगर $1 का वैल्यू 60 से 50 हो जाता है, तो उसका मतलब है एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन करके जो है, जब जब हमारा करेंसी जो है आपका ये हो जाता है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, मतलब करेंसी को हम थोड़ा वीक कर देते हैं अपना करेंसी को, जिससे कि आदमी मतलब इंपोर्ट जो है आपके यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा करे, ठीक है। इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टलियर एंड एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। तो ये टेक्निक अपनाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। उसके बाद एक है डिवैल्यूएशन, ठीक है। डिवैल्यूएशन इज लोअरिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ऑफिशियल करेंसी। व्हेन ए कंट्री डिवैल्यूज इन करेंसी, एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। एक होता है कि अपने से घटा देते हैं, एक होता है कि मार्केट के आधार पे घटना, ठीक है। अपने से घटा देंगे तो डिवैल्यूएशन हो जाएगा, और लेकिन अगर एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिक डेप्रिसिएट करेंगे तो उसको एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गया, इस जिसके द्वारा आपको जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। आप लोग सभी लोग इस आधार पे नोट्स भी बना लीजिएगा। आगे है डिफ्लेशन। देखिए जैसे मैं पहले लिया था, इन्फ्लेशन है तो मतलब प्राइस बढ़ रहा है। हम यहाँ इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कम करने के लिए डिफ्लेशन करते हैं। डिफ्लेशन क्या है? इज नथिंग बट रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मनी टू रिड्यूस प्राइसेस एंड इनकम इन द डोमेस्टिक मार्केट। व्हेन द करेंसी इज डिफ्लेटेड, there is a decrease in the income of the people. This puts curb on consumption and government can increase exports and earn more foreign exchange. जैसे देखिए जब वस्तु सस्ता हो जाता है, जब कमोडिटी चीपर हो जाएगा, तो आदमी ज्यादा खरीदेगा, और ज्यादा अगर खरीदेगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा,
कंजम्पशन ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट का क्या होगा, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, ठीक है, वो सामान का डिमांड बढ़ जाएगा और बिकने लगेगा, ठीक है, जिससे तो इस तरह से वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का एक टेक्निक है डिफ्लेशन। उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल, ऑल एक्सपोर्टर्स आर डायरेक्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी टू सरेंडर देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। अब देखिए, टोटल अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज इज रेशनल rationed among the licensed importers. The license holder can import any good but amount if fixed by monetary authority. तो देखिए, कोई एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक पॉलिसी लगाती है जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में किया जा सके, ठीक है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आगे डिस्कशन में आएगा कि हमें जो है भारत के लिए क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब देखिए, मॉनेटरी मेजर्स बता दिए आप लोगों को शुरू में, और उसके नॉन मॉनेटरी मेजर्स। देखिए, तरीका यह है कि इक्विलिब्रियम में मॉनेटरी मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, दूसरा है नॉन मॉनेटरी मेजर। तो उसमें आता है कि हम जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट कैसे करें और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कैसे करें, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, टू कंट्रोल एक्सपोर्ट प्रमोशन the country may adopt different measures like export duties may be reduced to boost exports, cash assistance subsidies can be given to exporters to increase exports, good meant for exports can be exempted from all type of taxes। तो ये सारा चीज है, जैसे कोई वस्तु बिक रहा है तो उसको क्या हुआ, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम घटा दिए, वो सारा पॉलिसी डिसीजन होता है और कैबिनेट से जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कैबिनेट जो है, जो चेयर करते हैं मंत्री, वो उसके द्वारा डिसाइड होता है। तो उसके द्वारा ये एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाता है। और नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो ये स्टेप्स जो है मे बी टेकन टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स, दिस से फॉरेन एक्सचेंज इन शॉर्ट टर्म। तो जैसे इंपोर्ट जो चीज करते हैं उसका हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के द्वारा सब्स्टिट्यूट उसका ढूंढ लेते हैं कि इसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो रिप्लेस करके यूज ऑफ इंपोर्ट्स बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसका क्षतिपूर्ति हो पाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा फेवरेबल हो, ठीक है। तो इस तरह से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दो तरह के मेजर्स। अब एक आपका आगे स्लाइड करेंगे तो इंडिया का एग्जांपल्स आया होगा, उसमें सारा आपको डेटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। हाँ, ये इंपोर्ट कंट्रोल में एक दो बात और है कि कोटा हम फिक्स कर देते हैं कि इतना इतना ही हमें ये चीज खरीदेंगे या इतना चीज बेचेंगे। दूसरा टैरिफ, टैरिफ जो है एक तरह से टैक्स है, जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, या अभी जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्स को ही हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज करते हैं तो उसको टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ्स आर ड्यूटीज, टैक्स ड्यूटीज imposed on imports. When tariffs are imposed, the prices of imports would increase to the extent of tariff. The increased price will reduce the demand for imported goods and the same time induce domestic producers to produce more of import substitute. अब जैसे कोई चीज का इंपोर्ट है, जब देख लेंगे कि इस पे ज्यादा कर लगा हुआ है, ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, तो देश चाहेगा कि हम उसी तरह का कुछ और कुछ प्रोड्यूस कर दें जिससे कि विदेश से वो ना खरीदना पड़े। तो इस तरह का जो है गवर्नमेंट का नॉन मॉनेटरी मेजर्स अपनाया जाता है टू कंट्रोल द बैलेंस ऑफ पेमेंट, टू इनहांस द सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप करेंगे तो उसमें आपको जो है इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट का एग्जांपल दिया गया है। तो ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ ये सारा स्लाइड्स, ठीक है। और उसको जो है फिर हम कल जो है नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको अपने से देख लीजिएगा कि इंडिया का क्या सिचुएशन है।
क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो तो मैं बता दिया हूँ उस तरह का आंसर। और ये इंडिया के जो डेटा वाइज करेंटली डेटा कुछ चेंज भी होता है, ये हो सकता है पीपीटी पुराना हो, तो वो सब आप ऐड कर लिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इसी में इसमें देखिए फिर डेटा और कैसे कैसे होता है टेक्निकली बताया है। ठीक है, ये देखिए चूंकि मैं बता रहा था कि पुराना डेटा है, 2015-14 सबका डेटा है, इसीलिए वो उसको अगर हम 2024-25 पे देखेंगे तो अलग सीन हो जाएगा। तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे कैसे क्या होता है। जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा रिसर्च करेंगे, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उसमें ये सारा चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया का क्या सोर्स है, वो सब बताया गया है कि आरबीआई हमारा सोर्स है डेटा का, और ये सारा चीज है। ठीक है, बैलेंस ऑफ इंडिया को कैसे, सीएडी मतलब जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को किस तरह से हम टारगेट रखें कि हमको कम किया जाए। ठीक है, वो देखिए 14-15 की बात कर रहा है, 15-16, जबकि अभी आप 23-24, या अब तो हम 24-25 में चल रहे हैं। ठीक है, ईयर जो है 24-25 है, मतलब 24 में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो उस समय का डेटा आप इकोनॉमिक सर्वे से देख के आप उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक चैप्टर है, वो मैं अगले सुबह में कल शेयर करूंगा, उससे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग माई क्लास नाउ, वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग। कल जो है हम जो है आपका क्लास सुबह में 8:30 या 9 बजे से ले लेंगे। ठीक है, 9 से 9:30, 9 से 10 के बीच ले लेंगे, जिससे कि आपका क्लास कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि नाइट को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, मैं तो आज लेट हो गया। ठीक है, क्योंकि टारगेट हम रखे थे कि लेंगे दोपहर में, लेकिन यूनिवर्सिटी में बिजी होने के कारण नहीं ले पाया। ठीक है, सो इज इट फाइन, सभी लोग अब इसे तैयार कर लेंगे। कल जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का इन इकोनॉमिक सर्वे वाला शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके आगे का क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, ओके, सो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग माई क्लास नाउ, थैंक यू।